दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम सीटेट बाल विकास के लिए जीन पियाजे, वाइगोस्की व लॉरेंस कोहलरबर्ग का सिद्धांत लेकर आए हैं। और दोस्तों ये जो 3 टॉपिक हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। पिछले एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट के अंदर, और अभी जो एग्जाम सीटेट का एग्जाम होने वाला है ज़रूर कोई ना कोई 2-4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मानव वृद्धि के विकास के लिए विभिन्न आयाम हैं। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलरबर्ग इन्हीं आयामों से जुड़े सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। जीन पियाजे, वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मतलब जीन पियाजे ने दिया है अपना संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, और लॉरेंस कोहलरबर्ग ने दिया हुआ है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। अब जीन पियाजे क्या है? जीन पियाजे एक जो है वो वैज्ञानिक है स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य किया था। मतलब बुद्धि के परीक्षण पर कार्य किया था, बालकों के लिए संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया। अब जीन पियाजे ने जो दिया हुआ है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। अब पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो बालकों के परिपक्व स्तर पर है। मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चे जो चिंतन करते हैं वो बड़े होकर चिंतन करें, वो छोटे पर भी चिंतन कर सकते हैं, और सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इन दोनों की अंतक्रिया होती है, मतलब साथ साथ ये दोनों चीज़ें चलती हैं। अब देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला आता है अनुकूलन, इन्होंने एडेप्टेशन दिया हुआ है। अब एडेप्टेशन के अंदर क्या दिया हुआ है? पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य मतलब तालमेल स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि मतलब वातावरण के साथ तालमेल स्थापित कर लेते हैं, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, उसको अनुकूलन कहते हैं। अब इसकी 2 क्रियाएं हैं, एक तो एसिमिलेशन दिया हुआ है और एक एकम्युलेशन दिया हुआ है, आत्मसात्करण और समायोजन। पहला पॉइंट देखते हैं इसका, आत्मसात्करण क्या है? जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। कहने का मतलब है जैसे आपने पहले साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाते चलाते आपने उसी क्रियाओं के द्वारा मोटरसाइकिल को चलाना सीख लिया, तो मतलब आपके जो पूर्व के अनुभव थे वो अब काम आ गए, तो इसको हम आत्मसात्करण कहते हैं। अब आता है समायोजन। समायोजन क्या है? समायोजन में पूर्व में सीखी गई क्रिया काम नहीं आती। जैसे आपने पहले साइकिल चलाना सीखा, तो जरूरी नहीं है कि आपने पहले साइकिल चलाना सीखा या नहीं सीखा, वो काम बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको जो है, बल्कि अपनी नई योजना पर काम करना होगा, उसमें परिवर्तन लाकर वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करता है, ये समायोजन कहलाता है। अब देखते हैं साम्य धारणा क्या है। अगला दिया हुआ है इनका, तो साम्य धारणा यह प्रत्यय अनुकूलन से मिलता है। अनुकूलन मैंने आपको बताया था कि आपने जो पहले क्रिया की हुई है, मतलब पुराने एक्सपीरियंस से, आपको पुराने एक्सपीरियंस से नई चीज सीखने में मदद मिलती है। तो बालक आत्मसात्करण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारणा प्रत्यय में बालक आत्मसात्करण व समायोजन दोनों का प्रयोग करता है। अब साम्य धारणा के अंदर अनुकूलन भी आ गया और आत्मसात्करण भी आ गया और समायोजन भी आ गया। अब संरक्षण क्या है? संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में परिवर्तन, स्थिरता को पहचानने समझने की क्षमता से है। मतलब किसी भी चीज को समझ सकता है बालक जो है। किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन, मतलब ये काली है, ये सफेद है, इसमें डिफरेंस भी कर सकता है। उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता, मतलब ये किस चीज से बनी हुई है तो उसको भी अलग कर सकता है। अब आता है संज्ञानात्मक संरचना। किसी भी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। ये 1 नंबर में जरूर एग्जाम से पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक संरचना क्या है। मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मानसिक संक्रिया क्या है? बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना मानक संक्रियाएं करना माना जाता है। अब स्कीम से देखते हैं अगला पॉइंट, व्यवहारों के संगठित पैटर्न, मतलब जो भी आप व्यवहार करते हैं उसका पैटर्न, जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जैसे कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर डालना, स्पीड देना, सभी उपक्रियाओं को मिलाकर एक कार्य हुआ। जब भी तो आप कार चलाना सीखे, पहले आपने स्टार्ट करी, फिर गियर डाला, फिर उसको स्पीड दी, तो यह संगठित पैटर्न ही स्कीम्स कहलाता है। अगला आता है स्कीमा। स्कीमा से जरूर क्वेश्चन बनता है। स्कीमा से तात्पर्य यह है कि ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यकरण किया जा सके, मतलब जनरलाइजेशन किया जा सके। अब आता है विकेंद्रीकरण। किसी भी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता, परंतु 2 साल के होते होते वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने लगता है। अब देखिए पियाजे ने कौन कौन से सिद्धांत के विकास दिए हैं। पहला दिया है इंद्रियगामक जो होता है वो 0 से 2 साल है। फिर है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 साल है। अगला और देखते हैं, अगला है आपका मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 साल है। फिर अगला आता है अमूर्त संक्रियात्मक जो कि 11 से 15 साल है। अब देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवधि में पूरी होती है।
मतलब 2 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवधि में वह अपनी मानसिक क्रियाओं को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में प्रकट करता है। मतलब ऐसे अपनी इंद्रियों की एक्टिविटी से बताता है। उसे भूख लग रही है, रो रहा है। शारीरिक रूप से चीजों को इधर उधर करना, किसी चीज को पकड़ना, अपने भावों को व्यक्त करके रोना, जो चाहिए उसे दिखाकर अपनी बात कहना, इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। जो भी कुछ कहना या समझना होता है उसकी अभिव्यक्ति गामक क्रियाओं के रूप में करता है। वस्तु का अस्तित्व तब तक होता है जब तक उसके सामने होती है। मतलब कोई चीज उसके सामने, बच्चे के सामने है तब तक तो उसका अस्तित्व है, फिर उसके बाद उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। परंतु 2 वर्ष की समाप्ति तक वह वस्तु के प्रति अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष के बाद धीरे धीरे वस्तु को पहचानना शुरू करता है, जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती। 3-4 महीने तक वस्तु उसके सामने से हटाकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब आपने दी, थोड़ी देर तो उसके सामने रही, फिर आपने हटा दी, फिर वो भूल गया उस चीज को। तो यही होता है। इसे ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, आप नोट डाउन करते रहिए। अगला आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 से 7 साल तक की होती है। इसमें भाषा का विकास होता है। मतलब बच्चा बोलना चालना सीखता है, अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है। परंतु 5 वर्ष तक यह संपर्कित निर्माण दोषपूर्ण ही रहता है। मतलब थोड़ा अकला के बोलना, मतलब पूर्ण साफ तरीके से नहीं बोल पाता। इस अवस्था के प्रारंभ में नहीं, परंतु समाप्त होते होते वह सजीव निर्जीव में भेद करने लगता है। कहने का मतलब किस चीज में जान है, कौन सी चीज बेजान है, इसमें भी करने लगता है भेद। कल्पना की अधिकता पाई जाती है। मतलब कल्पना का मतलब यह है कि अपने ख्वाबों में एक तरह से इमेज करना किसी चीज को। इस अवस्था के 2 मुख्य दोष हैं। एक तो जीववाद है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीववाद बालकों के चिंतन में पाया जाने वाला एक दोष है, जिसमें बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है। जैसे कार को सचमुच की समझता है, वो पंखा है, बादल है, ये सबको सजीव समझता है। आत्म केंद्रितता, बालक के विचार में व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है। ये वह सिर्फ अपने विचार को ही सत्य मानता है, जो बात उसने कह दिया वही सही है। जैसे कि वह तेज दौड़ता है तो सूर्य भी उसी की तरह चलना प्रारंभ कर देता है। ये दोनों दोष 2 से 4 वर्ष की अवधि में पाए जाते हैं। 4 से 7 वर्ष के बालकों का चिंतन तर्क से पहले अधिक परिपक्व हो जाता है। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो तर्क भी करने लगता है और मैच्योर भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। परंतु इस चिंतन में उत्क्रमणीय गुण नहीं होता। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं इसका, देखते हैं अब तीसरा पॉइंट क्या है इसका। तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रिया करके समस्या का समाधान कर सकता है। मतलब ठोस वस्तुओं को पहचान लेता है और उसमें भेद कर सकता है और उसमें वर्गीकरण करना सीख जाता है। परंतु उनका समस्या समाधान अमूर्त आधार पर नहीं होता। मतलब अमूर्त का मतलब होता है कोई चीज आप बिना देखे उसको इमेज करना। स्थूलिया मूर्ति होता है, मतलब सामने होगी तभी उसमें भेद कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा बच्चा। यह चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता। अगला पॉइंट आता है अमूर्त संक्रियात्मक। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इसमें किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी होता है। चिंतन में क्रमबद्धता विद्यमान रहती है। किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप में सोचकर वह चिंतन करते रहते हैं। मतलब दिमाग में अपने सोचते रहते हैं, हमने उसका सोल्यूशन कर दिया, हमने ये काम कर दिया, हम वो काम कर लेंगे, इस तरीके से होता है। अगला पॉइंट आता है लेव वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों या भाषा को महत्वपूर्ण बताया। इसीलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है कि बच्चे समाज से सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जिस उम्र में किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें सही सूचना निर्देशित हो रही है, मतलब समाज और संस्कृति से उन्हें सही चीजें मिल रही हैं या नहीं। वाइगोत्स्की बताते हैं कि वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति है जिसमें बच्चे को अपने वास्तविक विकास के स्तर तथा अर्थात जहां तक के वे किसी भी मदद के स्वयं कार्य कर ले, मतलब बिना किसी मदद के अपने आप काम कर ले, तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर तथा सार्थक या महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करने में सक्षम होकर तरफ ले जाती है। अब देखते हैं क्या है। अब है इन दोनों के स्तरों के बीच अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का स्तर कहा है। कहने का मतलब है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है, ZPG, जोन डेवलपमेंट कहते हैं इसको। समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों क्षेत्र से होता है जिसे वे अकेले नहीं कर सकते, मतलब किसी की मदद के द्वारा कर सकते हैं। वयस्कों के साथ की गई सामाजिक अंतक्रिया किस प्रकार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। अब आता है लॉरेंस कोहलरबर्ग का सिद्धांत, जो कि इन्होंने क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलरबर्ग के विभिन्न प्रयोगों के बाद यह व्यक्ति में नैतिक विकास की मुख्य 3 अवस्थाओं से बताई है इन्होंने। पहले आती है आपकी पूर्व रूढ़िगत अवस्था, इसको
लेवल ऑफ प्री कन्वेंशन लेवल कहते हैं। यह अवस्था 4 से 10 साल तक के बच्चों में होती है। सही गलत का निर्णय स्वयं के मानकों के आधार पर ना लेकर दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर लेते हैं। जैसे आपने कोई गलती कर दी, कोई बच्चा छोटा है तो आप उसे डांटेंगे तो वो सही गलत का निर्णय नहीं ले सकता। बच्चे किसी भी बात या अच्छा बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर लेते हैं। इसमें 2 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में बच्चा शक्तिशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति माता पिता के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उन्हें दंड न मिले। कहने का मतलब अगर उसने कोई गलती कर दी है तो माता पिता या कोई बड़ा व्यक्ति उसे ना डांटे। दूसरी अवस्था क्या आती है, बालकों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। मतलब कोई भी आप काम करें तो उसको पुरस्कार के रूप में कोई चीज दिए तो वो प्रेरणा बहुत ही मोटिवेटेड होती है। सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूतिता आधारित नहीं होती। अगला देखते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या है। इसको कहते हैं लेवल ऑफ कन्वेंशनल मॉरलिटी। यह अवस्था 10 से 13 साल तक के बच्चों में होती है। इसमें बालक उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों को मदद मिले, मतलब दूसरे उसे मदद दें जो समाज के नियमों के अनुकूल हो। मतलब कोई गलत काम ना करे समाज के विपरीत बच्चा, वो इसी अवस्था में होता है। अब आता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसको कहते हैं लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इस अवस्था में बच्चा नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। नैतिकता का सबसे उच्च स्तर यही है। मतलब बच्चा तमीज तहजीब और नैतिकता का स्तर इसी एज में सीखता है। कोलर वर्ग ने स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे बच्चे किशोर परिपक्व होते जाते हैं, मतलब बड़े होते चले जाते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, वे पूर्व कथित क्रम में नैतिकता के स्तर पर बढ़ते चले जाते हैं। वे किसी भी चरण या कदम को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते, अपने समाज के हिसाब से बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।